अच्छा, everybody can see the screen, right? So in this class, I will be discussing the permutations and the combinations. Okay. So first of all, आपको जरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं a restaurant menu list 3 soups, 10 meat dishes, 3 beverages, 5 desserts, and how many ways can a meal be ordered. देखिए, meal be ordered का मतलब है कि they are asking us कि हमें मील ऑर्डर करना है. हम जो भी मील ऑर्डर करेंगे, हम सूप कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे, हम मीट कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे, हम बेवरेज कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे और हम डेजर्ट कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे. याद रखें बेटा, कभी भी आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछी जाएं या आपसे ये पूछा जाए कि कितने तरीक़ों से ये काम हो सकता है, तो आप याद रखें जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें. ऐसा क्यों करते हैं? फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए देयर आर 3 ways from Karachi to Lahore. That are A, B and C. तो मैंने आपसे कहा there are 2 ways from Lahore to Islamabad that are X and Y. What are the possible ways from Karachi to Islamabad via Lahore? तो अब देखें होगा क्या कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने ए एक्स रूट ले लिया, ए और एक्स. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है ए वाई, फिर है बी एक्स, फिर है बी वाई, फिर है सी एक्स और सी वाई. तो बेसिकली कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 possible ways. और आई कैन से 2 into 3 ways or either 3 into 2 ways. क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है. बेसिकली हो ये रहा है कि जब भी हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस निकालने होंगे टोटल, तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जनाब हमारे पास सूप के थे 3 ऑप्शन, मीट के थे 10 ऑप्शन, बेवरेज के थे 3 ऑप्शन और डेजर्ट के थे 5 ऑप्शन. तो जनाब ये हो जाएगा हमारे पास 3 10 30 और 30 90 किया जाएगा 450. क्या ये बात समझ आ गई सबको?
क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही किया जाएगा कि ऑटोमोबाइल जो 6 डिफरेंट मॉडल बनाता है, जिसके अंदर डिफरेंट एक्सटीरियर कलर है, डिफरेंट इंटीरियर कलर है, और 6 किस्म के मॉडल हैं, तो जनाब मॉडल कितने हैं? 6, एक्सटीरियर कलर होगा 10, चॉइसेस बढ़ रही है ना उसके पास, तो उसके पास टोटल कितनी चॉइसेस हो गई? 420 चॉइसेस हो गई। क्या ये बात समझ आ गई? तो जनाब इस सवाल में भी हम यही करेंगे कि कोर्ट है हमारे पास, जनाब कोट्स हैं हमारे पास, शर्ट्स हैं हमारे पास, और ट्राउजर्स हैं। तो जनाब कोट हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। फिर हमारे पास शर्ट 7 है और 8 जो है वो ट्राउजर्स हैं। तो जनाब यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं, कितना आएगा? आई थिंक 336 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पहनती है ज़ारा, और शर्ट पैंट, जैकेट शर्ट और ट्राउजर। तो जैकेट शर्ट और ट्राउजर, और जनाब जैकेट 90 कॉम्बिनेशंस बनाती है। सर 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं, तो ट्राउजर पेयर ही कहलाएगा ना। दो दो आस्तीनें होती हैं, 2 पाइंचे होते हैं ना भाई उसमें, उसको इसलिए पेयर बोलते हैं। जनाब ये 5, ये 3, अच्छा शर्टें मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको शर्ट ही कह दिया। ठीक हो गया जनाब। ट्राउजर की वैल्यू मुझे पता है, ट्राउजर की वैल्यू 3 है और इज इक्वल टू 90 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से अगर शर्ट्स निकालेंगे तो शर्ट्स आ जाएंगी जनाब 6। क्लियर है जी? 5 में कह रहे हैं कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से लाहौर, कराची हैदराबाद इनटू हैदराबाद लाहौर। कराची हैदराबाद जनाब कितने हैं? 3 है जनाब। और हैदराबाद लाहौर कितने हैं? नहीं, ये 4 हैं, ये 3 है, तो टोटल होगा 12। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है जनाब सबको? जनाब 4 persons enter a first class। बेटा एक जरूरी काम आन पड़ा है, 5 मिनट दीजिएगा जरा मुझे, 5 मिनट दीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और डिफिकल्टी लेवल भी आके बता रहा हूँ, मुझे 5 मिनट दे दें।
सॉरी उमामा ये पूछ रही हैं सर इसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी से आते हैं आईबीए टेस्ट में? नहीं बेटा, ये बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है ना, ठीक है। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है कि 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats. तो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, मुझे बताएं कि जब पर्सन 1 आया कितनी कुर्सियों के ऑप्शन है उसके पास? यस, आई नीड आंसर्स। 6। नेक्स्ट के पास कितनी कुर्सियां बची? क्योंकि एक कुर्सी फिलअप हो गई ना। अगले के पास कितनी बची कुर्सियां? 4, ठीक है जी। नेक्स्ट के पास कितनी बची कुर्सियां? 3, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30, 30 इंटू 12 करें, 360 इज योर आंसर। बात समझ आ गई? तो आप 4 स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में गए हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। पहले स्टूडेंट के पास कितने कॉलेजेस हैं? 6, सही बताया। दूसरे स्टूडेंट के पास कितने कॉलेजेस हैं? यस स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। दूसरे स्टूडेंट के पास भी 6 ऑप्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस कम नहीं होंगे, नंबर ऑफ कॉलेजेस कम नहीं होते नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ईच एट अ डिफरेंट कॉलेज, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कम होंगे। इस बात को समझें कि ऑप्शन कब कम होंगे और कब कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे ईच एट अ डिफरेंट कॉलेज ना लिखा होता तो मैं ऑप्शंस कम नहीं करता। अगर यहाँ पर ईच एट अ डिफरेंट कॉलेज लिखा हुआ है तो जिस कॉलेज में एक बच्चा जाएगा अगला बच्चा उस कॉलेज में नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ना लिखा होता ईच एट अ डिफरेंट कॉलेज, तो हर बच्चे के पास 6 ऑप्शंस ही होते। क्या ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। गेस्ट है हमारे पास, पहला गेस्ट, दूसरा गेस्ट, तीसरा गेस्ट। जनाब तीनों गेस्ट के पास कितने ऑप्शन हैं? पहले के पास 6 ऑप्शन है, दूसरे के पास 5 ऑप्शन है, तीसरे के पास 4 ऑप्शन है। जनाब 6 5 30, 34 120। जनाब ये डिजिट्स वाले सवाल आखिर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर वर्ड करेज। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं कहूं भाई ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, तो आगे पीछे कर कर मैं कितने लेटर्स बना सकता हूं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा इसके लिए हम जुगाड़ याद रखेंगे। वो जुगाड़ ये है कि जितने भी लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल। तो अगर मेरे पास करेज में मैं गिनती करूं तो 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स के लिए आप याद रखें इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ आपको जुगाड़ सिखाऊंगा कि जब भी आपसे वर्ड अरेंजमेंट कहेगा तो आप जितने लेटर होंगे उसी का फैक्टोरियल लिखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज फैक्टोरियल? देखो बेटा 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 6 फैक्टोरियल होता
तो इसका आंसर आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ये 5 फैक्टोरियल होता तो इसका आंसर आता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा जी, ये फैक्टोरियल वैल्यूज अगर हम याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फैक्टोरियल वैल्यूज में आप लोगों को याद करवा देता हूँ, बेहतर है कि अपने पास लिख लीजिए। जनाब 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये याद कर लीजिए ज़्यादा बेहतर है। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है जनाब 720, 7 फैक्टोरियल होता है जनाब 5040, 8 फैक्टोरियल होता है जनाब 40320, 9 फैक्टोरियल होता है जनाब 36 28 80 और 10 फैक्टोरियल होता है जनाब 36 28 800। ठीक है जनाब, ये अपने पास नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लें। यस क्लास, आगे बढ़ जाऊं मैं? तो जनाब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ था और 7 फैक्टोरियल होता है जनाब 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, सर फिर 10 से ज्यादा का फैक्टोरियल आएगा तो ऐड कर दें आगे, राइट? नहीं, ऐड नहीं करेंगे। जो भी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है, ये बहुत है। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल में उन्होंने चेंजिंग की है, उन्होंने कहा है कि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स तो बताएं लेकिन वो वाले बताएं जो आर से स्टार्ट होंगे। आर से स्टार्ट होने का मतलब है कि आर विल बी फिक्स्ड एट द फर्स्ट वैल्यू और उसके आगे सी ओ यू ए जी ई अपनी पोजीशन चेंज कर करके वर्ड बनाते रहेंगे, लेकिन आर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इन एक्चुअल 7 लेटर्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे बल्कि 6 लेटर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और आर अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो जब फिक्स रहेगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब वो कह रहे हैं बिगिंस विद ए एंड एंड विद ई, तो अब 5 लेटर अरेंजमेंट में हिस्सा लेंगे, बाकी 2 लेटर्स अरेंजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आंसर आएगा जनाब 120, दैट इज 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड करेज इफ द वॉवेल्स कम टुगेदर। वॉवेल्स कम टुगेदर का मतलब है कि वॉवेल्स इकट्ठा रहेंगे। वॉवेल्स इकट्ठा रहने का मतलब है कि ओ यू ए ई ये इकट्ठा रहेंगे, प्लस हमारे पास बच गया सी आर जी। तो बेसिकली हमारे पास अब कंसिडर होंगे 4 लेटर्स
इंटू 4 वॉवल्स। ये बात जरा समझें कैसे आई। देखें जी, वॉवल्स ने हमेशा साथ ही रहना है। अगर वॉवल्स ने हमेशा साथ ही रहना है तो उसको आप एक ग्रुप कंसिडर कर लें। उन्होंने हिलना नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? सर आपके क्वेश्चन डिफरेंट हैं और बुक में डिफरेंट हैं। बुक में कौन से हैं मैं चेक करता हूँ जरा, एक मिनट। बुक में किस नाम से हैं? नहीं, किस नाम से है? काउंटिंग टेक्निक्स, एक मिनट में देखता हूँ जरा। अच्छा 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 अच्छा, नंबरिंग डिफरेंट हुई हुई है ना इसके अंदर। हाँ ठीक है, सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। मैं इसमें से करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर की मौजूद है। मैं आप लोगों को फिर ये दे दूंगा की। ठीक है, ये वाला सवाल छोड़ दें आईबीए के लिहाज से। आप आईबीए के लिहाज से बना हुआ होगा। फिर एक काम करते हैं ना, ये वाला क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला अलग से भेज दूंगा आपको। सही है। अब सही है ना? ठीक है जी। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, ये रहा डॉटर। डॉटर में भाई कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं डॉटर में? क्योंकि 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं? मैथमेटिक्स में लेटर्स हैं जनाब 11 ना। तो आंसर 11 फैक्टोरियल आना चाहिए था, लेकिन याद रखें कि जब भी रिपीटेड लेटर्स होंगे तो रिपीटेड लेटर्स हमेशा डिवाइड किए जाएंगे। तो जनाब ए यहां पर रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है और एम रिपीट हो रहा है। तो याद रखें बेटा, जब भी कोई रिपीट होगा तो उसको हम डिवीजन करेंगे। यहां पर क्योंकि एम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल उसका आया, ए रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल उसका आया, और टी रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल उसका आया। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे जनाब। क्लियर है जनाब? जनाब थट्टा में 6 लेटर्स हैं तो 6 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन जो रिपीट हो रहा है टी रिपीट हो रहा है।
और 2 रिपीट हो रहा है। सिंप्लीफाई कैसे होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखेंगे और डिवाइड में 8 लिखेंगे और उसके बाद 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे, देन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल पहले खोलेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। देखें, याद रखें कि अगर लिखा हुआ है a इंटू बी का होल फैक्टोरियल, तो याद रखें ये बराबर नहीं होता a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल के। ठीक है बेटा, ये बराबर नहीं होता इसके। ओके, मैंने ये बताया कि होल फैक्टोरियल और इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आप यहाँ पर कह रही हैं 8 फैक्टोरियल आएगा, 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पर। बात समझ आ गई? तो डिवीजन में ऐसे छोटे नंबर्स ही होंगे। जी 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 जनाब, इनफाइनाइट में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, गिनती करना बड़ा मुश्किल है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। जनाब ये हो गया 8 फैक्टोरियल। जनाब आई रिपीट हो रहा है 3 मरतबा, एन रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना। जनाब क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स व्हिच कैन बी मेड विद 6 फ्लैग्स, 2 ऑफ व्हिच आर वाइट, 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। तो देखें 6 फ्लैग्स हैं, तो 6 फ्लैग्स के लिए आंसर 6 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन क्योंकि कलर्स रिपीट हैं तो जब भी रिपीट होता है तो हम डिवाइड करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? देखो बेटा, 6 फ्लैग्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 6 लेटर्स हों। 6 फ्लैग्स की डिफरेंट अरेंजमेंट समझ लो। बेसिकली अगर 6 फ्लैग्स बोले हैं तो इस तरीके से है, वाइट वाइट, वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक, रेड रेड। तो वो इनकी अरेंजमेंट्स पूछ रहा है, तो 6 लेटर्स की तरह हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीटिशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बेटा समझ में आ गया आपको? जी बिल्कुल।
बेसिकली होगा क्या कि अगर यहाँ वाइट लिखा है, इस वाइट को मैं यहाँ लिख दूं तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल जस्ट लाइक लेटर है ना ये। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है जनाब? 21 में हमसे कहा जा रहा है कि 7 बुक्स हैं और एक बुक स्पेसिफिकली सेंटर पे रखी गई है, तो ऑब्वियसली उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, तो अब 6 फैक्टोरियल पे आंसर आएगा 720। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब यहां पर हम लेफ्ट कॉर्नर के लिए अलग आंसर निकालेंगे 6 फैक्टोरियल, राइट कॉर्नर के लिए हम अलग आंसर निकालेंगे 6 फैक्टोरियल, और दोनों को प्लस करेंगे तो 720 प्लस 720 आंसर आएगा हमारा 1440। बेसिकली अरेंजमेंट्स में फैक्टोरियल आएगा और टोटल ऑर्डर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यस बिल्कुल सही बताया आपने। बेसिकली फैक्टोरियल कब आता है इस बात को जरा समझो। फैक्टोरियल तब आता है कि जब नंबर और जब जिनको अरेंज करना है और जिस पे अरेंज करना है वो क्वांटिटी बराबर हो तो फैक्टोरियल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 लड़के हैं और 4 ही कुर्सियां हैं तो फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर 6 कुर्सियां हैं और 4 लड़के हैं तो अब ये मल्टीप्लिकेशन से होगा, फैक्टोरियल से नहीं होगा। अगर यहाँ 7 किताबें हैं और 7 पोजीशन पर ही अरेंज करनी है तो 7 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर 7 किताबें 10 पोजीशंस पे अरेंज करनी है तो फिर फैक्टोरियल नहीं आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा। बात समझ आ गई? जनाब क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड 5 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड in an examination so that no two students of the same class are next to each other। इसका मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 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 ऐसे ही बैठेंगे। तो अगर हमारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बैठ रहे हैं तो 5 कुर्सियों पे बैठेंगे 5 फैक्टोरियल। अगर सेकंड ईयर वाले बैठेंगे तो वो भी 5 कुर्सी पे बैठेंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन इंटू 2 करूंगा। इंटू 2 मैं क्यों करूंगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले सेकंड ईयर बैठे और फिर फर्स्ट ईयर बैठे। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं क्या ये बात समझ आ रही है? इसमें फैक्टोरियल इसलिए आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के 5 स्टूडेंट हैं और वो 5 कुर्सियों पर बैठेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया है कि जो पहली कंडीशन है उसमें आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
ये आंसर आएगा 14400। और जनाब यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये आंसर आ रहा है 14400। जनाब फाइनल आंसर दोनों को प्लस करके आएगा 28800। जी बेटा, दो अलग अरेंजमेंट्स हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अरेंजमेंट है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर अलग अरेंजमेंट है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये जनाब सबको क्लियर है? लारिफ बेटा क्लियर हो गया? ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 prizes are offered to a class of 50 students. In how many ways can be given if they are for proficiency in 3 different subjects? तो for suppose 3 different subjects हैं हमारे पास, तो जनाब सब्जेक्ट 1 के ऑप्शन अलग होंगे, सब्जेक्ट 2 के ऑप्शन अलग होंगे और सब्जेक्ट 3 के ऑप्शन अलग होंगे। तो अगर सब्जेक्ट 1 का टीचर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, वो अपना प्राइज देकर चला गया, लेकिन जब दूसरा सब्जेक्ट का टीचर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो बताएं उसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? उसके पास भी 50 स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में प्राइज ले लेता है, फर्स्ट आ जाता है, तो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में भी वो प्राइज ले सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम नहीं होंगे बल्कि 50 ही रहेंगे, तो अगले वाले के पास भी 50 ही रहेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि सेम सब्जेक्ट है। जब सेम सब्जेक्ट है तो ऑप्शन आपके पास कम होंगे, तो अब 50 के बाद तो नेक्स्ट है वो 49 पे होगा और नेक्स्ट जो है वो 48 होगा। सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? अच्छा बेटा, अगर 50 बच्चे होते और 50 प्राइजेस होते तो फैक्टोरियल आता। यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं लेकिन प्राइजेस 3 हैं। अगर 3 स्टूडेंट होते, 3 प्राइज होते तो आंसर 3 फैक्टोरियल आता। 3 स्टूडेंट नहीं है ना, 50 स्टूडेंट है। पहले प्राइज के लिए 50 ऑप्शंस, सेकंड प्राइज के लिए 50 ऑप्शंस या 49 ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ आई? मामा बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कह रहे हैं कि जनाब 5 स्पैरोज हैं और उन्होंने पर्च करना है 3 ट्रीज पर। तो जनाब स्पैरो 1, स्पैरो 1
स्पैरो 2, स्पैरो 3, स्पैरो 4, स्पैरो 5। अब फर्स्ट स्पैरो ने जब ट्री पे बैठना है तो उसके पास कितने ट्री हैं? 3 ट्रीज अवेलेबल हैं। अगली स्पैरो के पास कितने ट्री अवेलेबल हैं? अगली वाले के पास भी 3 अवेलेबल हैं क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगली वाले के पास भी 3 अवेलेबल हैं, और अगली वाले के पास भी 3 अवेलेबल है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब अगला क्वेश्चन समवॉट सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। सवाल जरा गौर से पढ़ें, सवाल में क्या कह रहे हैं। सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि 5 स्पैरोज ने बैठना है और ऐसे बैठना है, 5 स्पैरोज ने ऐसे बैठना है कि एक पर्टिकुलर स्पैरो जो है वो अलोन होगी ट्री पर। तो इसका मतलब पहली स्पैरो के पास तो चले ठीक है ओपन ऑप्शंस थे, वो किसी पे भी जाके बैठ गई, लेकिन वो अलोन रहना चाहती है। तो इसका मतलब अब इस ट्री पे कोई और स्पैरो नहीं बैठेगी। जब इस ट्री पे कोई और स्पैरो, एक मिनट यार, तो जनाब पहली स्पैरो के पास तो चले ठीक है मान लिया 3 ऑप्शन है, बाकियों के साथ क्या होगा? बाकियों के पास एक एक ऑप्शन कम हो जाएगा। बाकियों के पास एक एक ऑप्शन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो अलोन रहना चाहती है, किसी को आने नहीं देना चाहती। तो बाकियों के पास 2 ट्री रह जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? बेटा क्या ये सवाल सबको क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कह रहा है कि 8 कलर्ड बीड्स हैं और इसको हमें रॉ में अरेंज करना है। तो जनाब रॉ अरेंजमेंट का मतलब है कि 8 कलर बीड्स हैं और उसमें से मैं सिंपल रॉ अरेंजमेंट करूंगा तो जनाब आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल, दैट इज जनाब सर्कल ऑन अ टेबल। बेटा इसकी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, टाइम लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ इसका मेथड याद रखें कि जब भी आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करनी होती है तो आप हमेशा किसी एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप एक शादी में गए, वहां पर सोफे लगे हुए थे, एक सोफे पे 6 स्पेसेस अवेलेबल थे, तो आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे, अगले वाले के पास 5 ऑप्शन होंगे, अगले वाले के पास 4 ऑप्शन होंगे, अगले वाले के पास 3 ऑप्शन होंगे, अगले वाले के पास 2 ऑप्शन होंगे, अगले वाले के पास 1 ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रॉ अरेंजमेंट होती है, सोफे पे 6 स्पेसेस अवेलेबल होते हैं या 6 कुर्सियां रखी हुई हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर भी यही होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर राउंड टेबल अरेंजमेंट लगी हुई है तो पहले बंदे
पहला बंदा अगर जाएगा राउंड टेबल पे बैठने तो रैंडम किसी भी कुर्सी पे बैठ जाएगा। उसको मैं ये नहीं कह सकता कि पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी। राउंड टेबल पर पहली, दूसरी, तीसरी कोई कुर्सी नहीं होगी। तो इन एक्चुअल होगा क्या कि जनाब राउंड टेबल में आपके पास नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर रेफरेंस होता है। पहला बंदा रैंडमली जाकर बैठ जाएगा और जो पहला बंदा जाकर बैठेगा वही फर्स्ट पोजीशन हो गई और उसके रेस्पेक्ट से बाकी पोजीशंस की नंबरिंग हो जाएगी, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इन शॉर्ट इतनी लंबी करने के बजाय आप सब इतना समझ लें कि जब भी राउंड टेबल का अरेंजमेंट होगा तो आप एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे। इसका मतलब आप 8 के बजाय यहाँ पर 7 को कंसिडर कर लेंगे। क्या ये बात समझ आ गई सबको? और जनाब नेकलेस के लिए याद रखें, जो भी आपने सर्कुलर अरेंजमेंट निकाली है उसी को आप हाफ कर देंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलें सुनना चाहते हैं तो सुन लें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि नेकलेस में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होती है, इसीलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो नेकलेस में याद रखें, जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगी हमेशा उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बेटा गार्लैंड भी फूलों के हार को कहते हैं और फूलों का हार बिल्कुल नेकलेस के जैसा ही होता है। इसके अंदर भी यही काम करेंगे जनाब कि 1/2 into 8 फैक्टोरियल। तो सर हम पहले फैक्टोरियल निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइड हुई हैं, ठीक है, वैल्यूज डिवाइड नहीं हुई हैं। 9 चीजें थी वो 9 ही हैं, उनकी अरेंजमेंट डिवाइड बाय 2 हुई है। तो जनाब इसका आंसर आएगा 2160। जनाब क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ें। 32 में जनाब हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपको चूज करना है कैप्टन। ओके हो गया। फिर सेलेक्ट करना है आपको वाइस कैप्टन और फिर आपको सेलेक्ट करना है जनाब विकेट कीपर। तो जनाब कैप्टन आपके पास आएगा 11 में से, उसके बाद जनाब वाइस कैप्टन आएगा 10 में से। अमंग देमसेल्व्स का मतलब है कि एक बंदा एक वक्त में एक ही पोजीशन हायर करेगा। तो इसका मतलब विकेट कीपर 9 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एक बंदा कैप्टन, एक बंदा वाइस कैप्टन बन चुका है, तब उनमें से कोई विकेट कीपर नहीं बन सकता। क्या ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 33 में जनाब 18 मेंबर्स हैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हमें सेलेक्ट करना है। तो जनाब डायरेक्टर के लिए और डिप्टी डायरेक्टर के लिए 18 और फिर 17 ऑप्शंस होंगे। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सर 30 बता दें दोबारा। बेटा नेकलेस के लिए सर्कुलर अरेंजमेंट को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि नेकलेस होता तो सर्कुलर ही है,
डिवाइडेड बाय 2 इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आपस में बराबर होती है। लारेब समझ आ गया? सॉरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होती है। हाँ, एज वाइस कैप्टन कैप्टन विकेट कीपर भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मामा, सही फरमाया आपने। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमंग देमसेल्व्स। अमंग देमसेल्व्स का मतलब है अपने आप में। अपने आप में का मतलब है कि एक बंदा एक ही पोजीशन को चूज कर सकता है। जनाब कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं, और कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पर इस बात को समझ लें कि R एलिमेंट्स टू बी arranged out of n। जनाब ये बराबर होता है NR के। ये खुलता कैसे है? इसको बोलते हैं NCR। इसको पढ़ते हैं NCR। तो जब कभी आपको n एलिमेंट्स में से R एलिमेंट्स की सिलेक्शन करनी हो तो आप इसको यूज करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? सॉल्व कैसे होता है देख लेते हैं इसको। जनाब पहले सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि 8 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपने सेलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सेलेक्टेड इफ बोथ ऑफ देम, इफ बोथ आर चोजन फ्रॉम ऑल। बोथ आर चोजन फ्रॉम ऑल का मतलब है कि हम दोनों रिप्रेजेंटेटिव कहीं से भी चूज कर सकते हैं। सर ये चूज करने के लिए एनसीआर अप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल, चूज करने के लिए हम एनसीआर अप्लाई करेंगे। तो जनाब इसको लिखा जाएगा 13 और सॉल्व कैसे किया जाता है जनाब? 13 समेत 13 को मिलाकर 2 स्टेप पीछे चलें तो जनाब ये आएगा 13 × 12, और नीचे लिख दें आप 2 को 2 स्टेप बैक, ये हो जाएगा 2 × 1। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर ये 13 होता तो फिर हम 13 × 12 × 11 करते, और डिवाइड में हम 3 × 2 × 1 करते। अच्छा छोड़ें, अगर नहीं समझ आया दोबारा सुनिए। ये बताएं क्या ये सिर्फ इतना हिस्सा समझ में आ गया कि ये 13 और ये 2 क्यों आया? ठीक है बेटा, 13 लोग थे टोटल, उसमें से 2 की अरेंजमेंट करनी थी। यस, टोटल इज 13 and 2 have to be chosen। बिल्कुल लारिफ, क्या ये बात समझ आ गई अब कि 13 लोग टोटल थे और उसमें से 2 हमें चूज करने थे, इसलिए 13 और 2 आया।
ठीक है, अब 13(2) का मतलब है कि 13C2, इसको सॉल्व करने के लिए 13 समेत 2 स्टेप पीछे हो जाओ और 2 से भी 2 स्टेप पीछे हो जाओ। अगर ये 13C3 होता तो 13 इंटू 12 इंटू 11 करते और डिवाइड में 3 2 1 करते। अगर ये 13C4 होता तो 13 12 11 10 करते और अपॉन में 4 3 2 1 होता। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो अगर NC2 लिखा हुआ है तो इसका तरीका सुन लो। तो लिखा जाएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। क्या ये बात समझ आ गई? अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो ये आएगा यहाँ पर n-2 और ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बात समझ आ गई? तो बताओ अगर NC4 लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर NC2 है तो कैसे लिखा जाएगा, NC3 है तो कैसे लिखा जाएगा, NC4 है तो कैसे लिखा जाएगा। ये जस्ट एक पैटर्न है कि आपने क्या करना है। समझ में आया या दोबारा बताऊं? देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा है एक मिनट यार, अगर 1 चूज करना हुआ तो उसको हम नहीं लिखेंगे, मतलब बता देता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर 1 चूज करना होगा तो उसके लिए भी बता देता हूँ आपको।
अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होगा तो आप यहाँ पर n लिखेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे जनाब 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है ये 5 और 2, तो आप कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 और डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू 1। अगर फॉर सपोज लिखा हुआ है ये 7 और नीचे लिखा हुआ है 3, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 7 6 5 और ये आएगा 3 2 1। समझ आ रही बात? तो अगर फॉर सपोज लिखा हुआ है 12 और 4, तो कैसे लिखेंगे आप? 12 11 10 9 और अपॉन में आएगा 4 3 2 1। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या ये बात सबको समझ आ गई अब? क्या ये बात सबको समझ आ गई अब? जनाब इसका आंसर बताएं क्या आएगा? पहला लड़का चाहिए, दूसरी लड़की चाहिए। पहला लड़का 8 में से आएगा और अगला 5 में से आएगा। आंसर आया 40। जनाब यहाँ पर पहला जो है वो लड़का चाहिए और अगला कोई भी चलेगा, तो 8 इंटू 12 96। क्या ये दोनों सवाल क्लियर है? थर्टी फाइव में कह रहे हैं कि पहला लड़का चाहिए, तो अगर पहला लड़का चाहिए तो 8 में से आपको एक चाहिए और अगली आपको लड़की चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको 5 में से एक चाहिए। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पहला आपको लड़का चाहिए और अगला कोई भी चाहिए। तो एक लड़का तो सेलेक्ट हो चुका है, तो अगले बचे 12 लोग। 12 में से कोई एक चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? 35 में 8C1 प्लस 5C1 नहीं होगा। 5 देखो बेटा, प्लस कब करते हैं? प्लस हम तब करते हैं जब हमारे पास और की कंडीशन होती है, OR और। अगर हमारे पास एंड की कंडीशन होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैन बात समझ आ गई? जनाब अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट सेट। 3 एलिमेंट सबसेट्स का मतलब है कि मुझे 5 में से 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मुझे 5 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो मैं इसको लिखूंगा 5C3। क्या ये बात समझ आ गई? तो सॉल्व कैसे किया जाएगा जनाब? ये किया जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिवाइड में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1।
ये आएगा जनाब 20। क्या ये बात समझ आ गई? 10 आएगा, सॉरी। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब 38 में हमसे क्या कह रहे हैं? From 6 gentlemen, 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways this can be done so as to include at least one lady? इसका मतलब है जनाब एटलीस्ट वन लेडी का मतलब है 1 लेडी, 2 लेडी, 3 लेडी, 4 लेडी। क्या ये बात समझ आ रही है? सवाल दोबारा पढ़ें। सवाल में क्या कह रहा है कि आपको कमेटी की सिलेक्शन करनी है और कमेटी की सिलेक्शन ऐसे करनी है कि एटलीस्ट 1 लेडी टू बी सिलेक्टेड। एटलीस्ट 1 लेडी का मतलब है कम से कम 1 लेडी, और ज्यादा से ज्यादा हम 4 लेडीज को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबल 4 लेडीज हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगर एक लेडी सेलेक्ट होगी तो जनाब ये जो भी लेडी सेलेक्ट होंगी ये 4 में से होंगी। या तो एक लेडी होगी, या तो 2 लेडी होंगी, या तो 3 लेडी होंगी, या तो 4 लेडी होंगी। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन कमेटी 5 की बनानी है, तो 5 की कमेटी बनाने, क्या यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अच्छा जी, अब जरा बात को समझें। अगर एक लेडीज है तो साथ में 4 जेंट्स आएंगे। अगर 2 लेडीज हैं तो साथ में 3 जेंट्स आएंगे।
अगर 3 लेडीज हैं तो साथ में 2 जेंट्स आएंगे, और अगर 4 लेडीज हैं तो साथ में 1 जेंटलमैन आएंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो जो भी जेंटलमैन आएंगे वो 6 में से आएंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बेटा बार बार पूछ रहा हूँ, क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो जनाब यहाँ पर तो सिंपल 4 आएगा। ये आएगा जनाब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जनाब ये आएगा 4 इंटू 3, और जनाब ये आएगा 2 इंटू 1। ये आएगा जनाब 6 5 4, और जनाब ये आएगा 3 2 1। तो जनाब ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और जनाब ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आएगा जनाब 6 इंटू 5, और जनाब ये आएगा 2 इंटू 1। और 4C4 बेटा 1 के बराबर होगा, और ये 6 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कैंसिलेशन ज्यादा होगी इसलिए आपको देखने में बड़ा लग रहा है। क्या ये सवाल समझ आ गया सबको? तो नमाज से पहले ये खत्म करवा दूंगा असर की। 4C4 1 कैसे आया? कैंसिल हो जाएगा ना सब, आसान हो जाए जरा। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 4 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स।
सवाल में दो चीजें हैं। पहले आपको 5 लेटर्स टू बी चोजन है। तो बेटा 2 वॉवेल सेलेक्ट होने हैं। तो वॉवेल 4 में से होंगे। नहीं, डिफरेंट चूजिंग है ना। और फिर 7 में से आपको 3 करने हैं। तो ये तो हो जाएगी चूजिंग। जनाब हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और जनाब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइड हो जाएगा 3 2 1 से। ठीक हो गया जनाब? जनाब ये तो आ गया 210। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके पास 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स से आपको वर्ड बनाने हैं। तो अगर आपको 5 लेटर्स से वर्ड बनाने हैं तो वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 5 लेटर्स ये होंगे जनाब 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो फाइनल आंसर आएगा जनाब 210 मल्टीप्लाई बाय 120। जी बेटा पूछिए, क्या पूछना है? आपने कहा था दोनों 5 होंगे तो फैक्टोरियल। हाँ तो 5 ही तो हैं। 5 लेटर्स जब चूज हो जाएंगे तो अब तो वो 5 ही लेटर है ना। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। तो 5 लेटर्स से जब हम वर्ड बनाएंगे तो 5 फैक्टोरियल। देखो बेटा, मेरे पास जो लेटर्स आएंगे मैं उनका वर्ड बनाऊंगा। आप कंफ्यूज ये हो रही हो कि आप 4 और 7 को देख के 11 समझ रही हो। बेसिकली लेटर्स जो मेरे पास आएंगे उसके ऊपर हिसाब किताब बनेगा। तो लेटर्स जो मेरे पास आएंगे वो तो 5 आएंगे। तो 5 लेटर्स के ऊपर मैं देखूंगा ना कि कितने वर्ड बनेंगे। तो 5 लेटर्स से 5 फैक्टोरियल बनेंगे। जितने भी लेटर होते हैं उतने फैक्टोरियल बनता है। समझ आई बात या दोबारा समझाऊं? लेकिन 5 लेटर्स से सिर्फ 5 वर्ड्स नहीं होंगे। नहीं, मैंने तो 120 लिखा है। 5 वर्ड्स कब लिखा है मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है। दैट इज 120 वर्ड्स कैन बी मेड। अच्छा देखो बेटा, दोबारा से सुन लो। पहले तो ये समझो कि तुम्हें 5 लेटर्स चूज करने हैं, वर्ड बनाना है उसको छोड़ दो। तो अगर तुम्हें 5 लेटर्स चूज करने हैं तो लिखा हुआ है 2 वॉवेल्स चूज करने हैं तुम्हें 4 वॉवेल्स में से। क्या ये बात समझ आ गई? और 3 कॉन्सोनेंट्स तुम्हें सेलेक्ट करने हैं 7 कॉन्सोनेंट्स में से। क्या ये बात समझ आ गई? तो 4 में से 2 सेलेक्ट किए और 7 में से 3 सेलेक्ट किए, सॉल्व किया, आंसर 210 आ गया। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कुरतलैन, लारेब, यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन वो कह रहा है लेटर्स को सिर्फ चूज नहीं करना, लेटर्स के वर्ड्स भी बनाने हैं। तो अब सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया कि भाई वो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स से कितने वर्ड बनते हैं। तो 5 लेटर्स से बनते हैं 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, मतलब 120 वर्ड्स। क्या ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनाब वो कह रहे हैं इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स, अ वोटर कैन वोट एट मोस्ट है। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग टेक्निक्स। बेसिकली मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि फॉर सपोज कोई से भी 5 लेटर आ गए, उसके 120 बनेंगे, फिर अगले जो 5 होंगे उनके लिए 120, फिर अगले जो 5 होंगे उनके लिए 120, तो ये बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। जी ऐसा ही हुआ है मामा, ऐसा ही हुआ है। लेटर्स की सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हमें जो मिनिमम है हमारे पास वोट देने की सलाहियत, वो है जनाब 0, और मैक्सिमम है जनाब 3। तो जनाब हमें 5 में से वोट देने हैं, तो हम 5 में से 0 वोट दे सकते हैं, 5 में से 1 वोट दे सकते हैं, 5 में से 2 वोट दे सकते हैं, और हम 5 में से 3 वोट दे सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर सेक्शंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस, every examine has to do 6 questions, in how many ways he can answer if he cannot attempt more than 5 from one section। देखें, दोनों सेक्शंस में 40 का आंसर कैलकुलेट कर लेना बेटा, यह आएगा 1 + 5 + 10 + 10 26 आएगा। तो जनाब दोनों में 5 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम क्या करें, हम दोनों में से 3-3 क्वेश्चन कर लें। एक और पॉसिबिलिटी ये कि एक में से 4 क्वेश्चन करें, अगले में से 2 क्वेश्चन करें, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक में से 2 क्वेश्चन करें और एक में से 4 क्वेश्चन करें। क्या ये बात समझ आ रही है? बेटा क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, समझाता हूँ।
देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जरा इस बात को समझें। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि पेपर में 2 सेक्शन हैं, एक में 5 क्वेश्चन है, एक में 5 क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि आपने पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि दोनों में से आपने टोटल 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और वो कह रहा है एक वक्त में एक सेक्शन से 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी 1, 3 फ्रॉम सेक्शन ए, 3 फ्रॉम सेक्शन बी, है ना। पॉसिबिलिटी 2 क्या है? 4 फ्रॉम सेक्शन ए, 2 फ्रॉम सेक्शन बी। जनाब पॉसिबिलिटी 3 क्या है? 2 फ्रॉम सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन बी। क्या ये सवाल समझ आ गया अब? बेटा क्या ये सवाल सबको समझ आ गया अब? जी शायद बोलिए। मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे? ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिलेक्शन है बेटा। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अगला सवाल। बेटा क्या चीज समझ नहीं आ रही? बड़ा सिंपल सा तो बताया, ये देखो ना, यहाँ सब लिखा हुआ है। सेक्शन ए से 3 किए, सेक्शन बी से 3 किए। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे तुम मुझे ये समझा दो। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे ये बता दो। वजह तो होना कोई मल्टीप्लाई करने की। क्योंकि 2 सेक्शंस हैं बेटा। ये पहला सेक्शन है, इसमें से 3 अटेम्प्ट किए। ये दूसरा सेक्शन है, इसमें से 3 अटेम्प्ट किए। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करूं? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। मैं पहले सेक्शन ए से करूं या पहले सेक्शन बी से करूं, बाद में सेक्शन ए से करूं, बाद में सेक्शन बी से करूं, फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं बी वाले ऑर्डर को उठा के पहले लिखूं, बाद में लिखूं, फर्क पड़ता ही नहीं है। जनाब इसके बाकी के सवालात आसान हैं, ठीक है जनाब। और खुद अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि नमाज का ब्रेक है। नमाज के ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगा, ठीक है। 5:15 बजे इंशाल्लाह दोबारा क्लास शुरू करते हैं। हाँ सॉल्यूशंस भेज दूंगा, रात में याद दिला देना, भेज दूंगा सॉल्यूशन। बेटा नमाज का टाइम हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। नमाज के बाद एंड में टाइम बचेगा तो एंड में करा दूंगा, नहीं तो सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है तैयबा। प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी। तैयबा क्विकली सवाल सुन लो। भाई हमारे पास 10 कलर हैं, 10 में से वो कह रहा है एक रेड कलर इंक्लूड करना है। तो रेड कलर हमारे पास एक है, वो तो आएगा ही आएगा। बाकी हमारे पास हैं 9 कलर, उनमें से हाँ वो करा देता हूँ आके इसके बाद करवा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी हम कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और इसमें से हमें 6 सेलेक्ट करने हैं। तो ये बात समझ आ गया? नहीं आया है तो ब्रेक के बाद पूछ लेना, ठीक है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद 15 मिनट के। अल्लाह हाफिज।